नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 360। मैं हूं पद्मजा जोशी। खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से। 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजों के बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों यानी ईवीएम को लेकर उठा बवाल सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक पहुंच गया है। कोर्ट ने आज याचिकाओं की सुनवाई करते हुए केंद्र और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर दिया। आपको याद होगा कि ईवीएम के ऊपर एतराज जताया था कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने। खास तौर पर राष्ट्रपति से भी मिलने गई थी कांग्रेस पार्टी के कई नेता। उनका कहना था कि ईवीएम में गड़बड़ी है और इसकी जांच कराई जानी चाहिए। पुरानी ईवीएम के इस्तेमाल को खारिज किया जाए और बैलेट पेपर का आयोग ने अब विकल्प दिया है। तो चिट्ठी लिखी है यूपी के चुनाव आयोग ने। अब केंद्रीय चुनाव आयोग को नई ईवीएम नहीं मिलने पर उन्होंने ये विकल्प दिया है कि पुरानी ईवीएम का इस्तेमाल किया जाए। नई ईवीएम मशीन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं मिलने पर अब ये विकल्प दिया गया है। तो अब जो उत्तर प्रदेश का चुनाव आयोग ने है उसने केंद्रीय चुनाव आयोग को यह सुझाव तो दे ही दिया है, पर अब सुप्रीम कोर्ट भी इस बीच में आ गया है। कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंच चुकी हैं और कोर्ट ने आज इन सब की सुनवाई करते हुए जवाब तलब किया है। केंद्र और चुनाव आयोग दोनों को ही नोटिस जारी कर दिया गया है। क्या कुछ हुआ आज अदालत में, आइए आपको बताते हैं। ईवीएम से फुल प्रूफ चुनाव कराए जा सकते हैं या नहीं, ये फैसला अब सुप्रीम कोर्ट में ही होगा। सुप्रीम कोर्ट में बीएसपी के वकील के साथ कांग्रेस के वकीलों ने भी ईवीएम को लेकर अपनी दलीलें रखी। कोर्ट ने इस मामले पर कांग्रेस और टीएमसी को भी पक्षकार बनने की इजाजत दे दी है। कोर्ट में कांग्रेस के वकील पी चिदंबरम ने कहा कि वोटिंग मशीनों में वीवीपैट का इस्तेमाल जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है। चिदंबरम ने यह भी कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने 2014 में खुद पीएमओ को खत लिखकर वोटिंग मशीनों की सुरक्षा पर चिंता जाहिर की थी। कांग्रेस के ही वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी कि पूरी दुनिया में कहीं भी ईवीएम का इस्तेमाल नहीं किया जाता। सारी दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने बीएसपी के वकील को ताकीद किया कि वो सुनवाई पूरी होने तक यूपी चुनाव रद्द करने की जिद नहीं करेंगे। बीएसपी की हामी के बाद कोर्ट ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी करते हुए मामले की सुनवाई 8 मई को तय कर दी। सुप्रीम कोर्ट में जारी सुनवाई के बीच चुनाव आयोग ने ईवीएम पर सवाल उठाने वालों को खुली चुनौती दी। चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को खुला आमंत्रण दिया कि वो ईवीएम को हैक करके दिखाएं। माना जा रहा है कि चुनाव आयोग मई के पहले हफ्ते में तारीख और जगह का ऐलान कर ईवीएम हैकिंग का ट्रायल करेगा। आज तक ब्यूरो। और वहां उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग ने बैलेट पेपर के लिए टेंडर भी जारी कर दिया है। फिलहाल जो आज उपचुनाव हुए हैं उनके क्या नतीजे आए हैं आपको बताते हैं। उसमें भी कई अब ऐसी बातें उठने लगी हैं ईवीएम पर, उस पर भी सवाल उठने लगे हैं। पर जो नतीजे फिलहाल आए हैं उसमें बीजेपी की बल्ले बल्ले हो गई। 10 सीटों में उपचुनाव हुए थे और उनमें से बीजेपी ने 5 सीटों में जीत हासिल की है। कांग्रेस के खाते में 3 सीटें आई हैं और जेएमएम और तृणमूल कांग्रेस को एक सीट पर जीत हासिल हुई है। दिल्ली के राजौरी गार्डन में एनडीए के मनजिंदर सिंह सिरसा जीते हैं। वो कि अकाली दल के कैंडिडेट है, पर पूरे एनडीए ने साथ में उनको अपना कैंडिडेट बनाया था और उन्होंने जीत भारी मतों से हासिल की है। और इस सीट में, इस उपचुनाव में आम आदमी पार्टी के जो थे वहां पे कैंडिडेट, उनकी जमानत भी जब्त हो गई है। अब आपको बात अगर बताए राजौरी गार्डन विधानसभा सीट की, तो उसमें चुनाव का परिणाम आम आदमी पार्टी के लिए बेहद डरावना रहा है। बड़ा झटका लगा है। जिस सीट से केजरीवाल के नेता ने 2.25 साल पहले करीब 10,000 वोटों से जीत हासिल की थी, उसी सीट से आज उनके उम्मीदवार की, जैसे मैंने बताया, जमानत जब्त हो गई। दिल्ली में केजरीवाल को लगा करंट। राजौरी गार्डन सीट पर चारों खाने चित। आम आदमी पार्टी पहुंची तीसरे नंबर पर। पार्टी उम्मीदवार की जमानत जब्त। जिस सीट पर 2 साल पहले पार्टी ने जीत का परचम लहराया था, वहां इस बार आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर पर है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री के चेहरे से हंसी का फूर है। हम लोग राजौरी गार्डन को देख रहे थे। वहां पर जर्नैल सिंह जी जो हमारे विधायक थे, उनके पंजाब जाने से जनता में नाराजगी थी। हमने काफ़ी कोशिश की थी बात करने की, लोगों को समझाने की, लेकिन नतीजों से समझ में आ रहा है कि लोग माने नहीं, लोगों में नाराजगी कम नहीं हुई।
राजौरी गार्डन विधानसभा सीट पर हुए चुनाव में आम आदमी पार्टी को करारी शिकस्त मिली है। यहां से बीजेपी अकाली दल के उम्मीदवार मनजिंदर सिंह सिरसा ने फतह हासिल की है, जबकि दूसरे नंबर पर कांग्रेस उम्मीदवार है। बीजेपी की बल्ले बल्ले है। मैं बहुत खुश हूं क्योंकि मैं जिस भाव से दिल्ली के लोगों से विश्वास मांग रहा हूं, वो हमारे ऊपर विश्वास कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी के कार्यों पे वो विश्वास कर रहे हैं और पीछे जो त्रुटि हुई थी उसको उन्होंने सुधार लिया है। और ये जो रिजल्ट आया है ये निश्चित रूप से दिल्ली की जनता का मूड है, रेफरेंडम है आम आदमी पार्टी के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। राजौरी गार्डन से आम आदमी पार्टी के विधायक जरनैल सिंह इस्तीफा देकर पंजाब चले गए थे। आम आदमी पार्टी हार की बड़ी वजह जरनैल सिंह के इस्तीफे को मानती है, लेकिन बीजेपी को लगता है कि दिल्ली की जनता महज 2.25 साल में अरविंद केजरीवाल के असल स्वरूप का दर्शन कर चुकी है। ये दिल्ली में बदलाव की शुरुआत है। निगम चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी की ये हार क्या संकेत दे रही है, ये अरविंद केजरीवाल भली भांति समझ रहे होंगे। आज तक ब्यूरो। बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से, जहां की राज्य निर्वाचन आयोग ने बैलेट पेपर के लिए टेंडर जारी कर दिया है। ये खबर आ रही है, पहले उन्होंने जो ईवीएम है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, उसको लेकर के केंद्रीय निर्वाचन आयोग को चिट्ठी लिखी थी। राज्य निर्वाचन आयोग ने ईवीएम पर सवाल उठाए थे। उनके पास 2006 से पुरानी ईवीएम फिलहाल मौजूद है। उन्होंने ये कहा था, सुझाव ये दिया था कि पुरानी ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाना चाहिए और इसी बैलेट पेपर के लिए अब टेंडर भी निकाल दिया है राज्य निर्वाचन आयोग ने। उन्होंने पुरानी ईवीएम के इस्तेमाल को खारिज कर दिया है। बैलेट पेपर से हो सकते हैं अब यूपी के नगर निकाय चुनाव। कुमार अभिषेक इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। बात अब तय है, बैलेट पेपर का ही इस्तेमाल होगा। अब तो टेंडर भी जारी हो गया है। अभिषेक, देखिए, ये पूरी तैयारी नगर निकाय चुनाव को लेकर के है, जिसमें राज्य निर्वाचन आयोग ने साफ तौर पर केंद्रीय निर्वाचन आयोग को ये बता दिया है कि अगर 2006 के बाद का ईवीएम उन्हें उपलब्ध नहीं कराया जाता तो वो वो बैलेट पेपर से ही चुनाव कराएंगे। और बाकायदा टेंडर की पूरी यहाँ तक कि टेंडर तक को निकाल दिया गया है ताकि बैलेट पेपर मंगाया जा सके। एक बात बिल्कुल साफ है, जो हमारी बातचीत हुई है उसके हिसाब से 2006 वो एक तारीख मार्क कर दी गई है। उसके पहले के किसी भी ईवीएम मशीन को राज्य चुनाव आयोग उत्तर प्रदेश का अब इस्तेमाल नहीं करेगा। ये बात बिल्कुल साफ तौर पर केंद्रीय चुनाव आयोग को इन्होंने कह दिया है। वो इंतजार इस बात का कर रहे हैं कि जो केंद्रीय चुनाव आयोग है इस पर क्या जवाब देता है। जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक केंद्रीय जो चुनाव आयोग है उसने भी लगभग ये मान लिया है कि 2006 के पहले के जितने मशीन है उनका शायद भविष्य में इस्तेमाल ना हो, लेकिन समय कम है, वक्त कम है। अगर ईवीएम मशीन नहीं मिल पाए तो जून जुलाई में होने वाले जो निकाय चुनाव हैं हो सकते हैं कि वो तो पिछली बार जो चुनाव हुए थे उसमें 2006 से पहले की मशीनें इस्तेमाल की गई थी या नई मशीनें? बिल्कुल, अभी तक कोई ये डेडलाइन तय नहीं था कि कब की वो मशीनें इस्तेमाल होंगी, लेकिन 2011 में जो राज्य निकाय के चुनाव हुए थे वो ईवीएम मशीन से हुए थे, लेकिन उसके पहले का चुनाव बैलेट पेपर से हुआ था। लेकिन पिछला जो चुनाव हुआ है उसके बारे में पक्के तौर पे ये नहीं कहा जा सकता कि वो जो मशीन है वो 2006 के पहले की थी या बाद की थी। लेकिन इस बार चुनाव आयोग ने बिल्कुल वो तारीख तय कर दी है कि 2006 के पहले की किसी मशीन से वो चुनाव नहीं कराएंगे। जी, सारी जानकारी के लिए कुमार अभिषेक आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ज्यादा वक्त नहीं है क्योंकि जुलाई में ही नगर निकाय चुनाव होने वाले हैं। ये प्रस्तावित चुनाव जुलाई के महीने में होने वाले हैं। टेंडर अब निकाले गए हैं, यानी कि सिर्फ 2 महीने का ही वक्त होगा। आप देख रहे हैं इंडिया 360 खबर। अब उत्तर प्रदेश से, तुष्टीकरण किसी का नहीं और विकास सबका। शपथ ग्रहण के वक्त यही नारा देने वाले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अपने इसी मंत्र के साथ आगे बढ़ रहे हैं। कल देर रात लिए एक अहम फैसले में योगी सरकार ने गरीब परिवार के मुस्लिम लड़के और लड़कियों की शादी के लिए एक मेगा प्लान का ऐलान किया है। बैसाखी पर योगी सरकार का सद्भावना मंडप, मुस्लिम वधुओं के लिए योगी का तोहफा। विकास सबका होगा लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं होगा।
बैसाखी के पर्व पर गुरुद्वारे में मत्था टेकने से पहले योगी आदित्यनाथ गरीब मुस्लिम परिवारों की बेटियों के चेहरों पर मुस्कान लाने की कवायद में जुटे थे। मुस्लिम समुदाय में लड़के के परिवार को शादी से पहले लड़की वालों को मेहर की रकम चुकानी पड़ती है, लेकिन गरीबी के चलते कई परिवार ये रकम नहीं जुटा पाते, जिससे शादियां नहीं हो पाती। योगी सरकार ऐसे परिवारों के लिए सद्भावना मंडप योजना लेकर आ रही है। इस योजना के तहत गरीब मुस्लिम लड़के लड़कियों की सरकार की ओर से सामूहिक शादी करवाई जाएगी। हर साल इस तरह की 100 शादियों का लक्ष्य रखा गया है। शादी में लड़के की तरफ से सरकार चुकाएगी लड़की के परिवार को मेहर की रकम। मेहर की रकम के अलावा वर वधू के लिए कपड़े, बर्तन और जरूरी सामान भी सरकार ही देगी। ऐसे सामूहिक विवाह कार्यक्रमों के लिए सद्भावना मंडप तैयार किया जाएगा। अल्पसंख्यक विभाग की बैठक में योगी ने योजना को हरी झंडी दे दी है। हम एक सद्भावना मंडप बनाएंगे, हर जिले में बनाएंगे और उसका निर्माण हर जिले में होगा। उसके साथ साथ जो शादी का अनुदान गरीब मुस्लिम बच्चियों को दिया जाता है, उस अनुदान के साथ अगर 100 शादियां एक साथ करेंगे तो वो सामूहिक शादियों से एक बड़ा मैसेज निकल कर जाएगा और इनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए भी वहां पर हम लोग बातें करेंगे। पिछली सरकार में गरीब मुस्लिम परिवार की 2 बेटियों की शादी के लिए सरकार की ओर से 20,000 रुपए दिए जाने की योजना थी, लेकिन ये भी भ्रष्टाचार की दीमक से बच नहीं पाई। अब इसी योजना को योगी सरकार ने नए तरीके से लागू करने का फैसला किया है। क्योंकि जो पैसा हमारी बच्चियों के बहनों की शादियों के लिए होगा, वही पैसा एक तरीके से मेहर समझ लिया जाएगा। क्योंकि वहां पर उनकी शादी उसी रीति रिवाज से की जाएगी, तो वो एक मेहर की तरह ही उस रकम को माना जाए, क्योंकि वो मेहर की रकम होती इसीलिए है। इसके अलावा जिन गरीब परिवारों की बच्चियों की शादी सरकार की ओर से करवाई जाएगी, उन्हें केंद्र सरकार के कौशल विकास कार्यक्रम से जोड़ा जाएगा, ताकि वो घर गृहस्थी की जिम्मेदारी उठा सकें। विकास सबका होगा, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं होगा। यह आश्वासन देने के लिए मैं आपके बीच उपस्थित हुआ हूं। यूपी की सत्ता संभालते ही योगी ने अपने जिन इरादों का खुलकर ऐलान किया था, अब बिना किसी लाग लपेट के वही इरादे हकीकत की जमीन पर उतारने की पहल कर दी गई है। लखनऊ से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। आप देख रहे हैं इंडिया 360। आधार कार्ड आजकल हर सरकारी योजना के लिए जरूरी होता जा रहा है, लेकिन गुजरात में आधार के दम पर जो हुआ वो आप सोच भी नहीं सकते। जार जार रो रही है एक महिला। कलेजे के टुकड़े को सीने से लगाकर चूम रही है एक महिला। जिस लाडले को 3 साल से देखा नहीं, उसे देखकर आंखों से आंसू निकल आए, दिल का दर्द छलकाया। कहानी गुजरात के नर्मदा की है। इस कहानी में दर्द भी है और उस तकनीक का गुणगान भी, जिसे लोग आधार कार्ड कहते हैं। महाराष्ट्र के लातूर का 14 साल का संजय नागनाथ न बोल सकता है न ही सुन सकता है। बचपन में माँ बाप को खोया, परवरिश में दिक्कत हुई तो भाई से झगड़ा करके हैदराबाद होते हुए गुजरात पहुंच गया। लेकिन आधार कार्ड ने 3 साल बाद जब मौसी से मिलवाया तो मौसी का गम खुशी के साथ समंदर बनकर उमड़ पड़ा। हम आधार कार्ड का ना सिर्फ एक डॉक्यूमेंट की तरह यूज़ करेंगे, लेकिन एक अनजान व्यक्ति का उसका एड्रेस ट्रेस करने के लिए, उसकी फैमिली के साथ मिलवाने के लिए हम उसका अच्छी तरह से उपयोग कर सकते हैं। वैसे तो आधार कार्ड हमारी और आपकी जिंदगी का अहम हिस्सा बन गया है। सरकार के बहुत सारे काम आधार कार्ड के जरिए ही होते हैं, लेकिन ये कार्ड संजय जैसे उन बच्चों के लिए भी मददगार साबित हो सकते हैं जो बोल और सुन नहीं सकते। नरेंद्र पेपर वाला, नर्मदा, आज तक।